हेलो एवरीवन। आज हम गॉसेस लॉ के बारे में डिटेल में स्टडी करना करेंगे। तो गॉसेस लॉ हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था। गॉसेस लॉ क्या होता है, उसमें फ्लक्स कैसे निकाला जाता है और उसकी मदद से हमें एक्चुअली करना क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। गॉसेस लॉ हमें किसी भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है ये बताता है। ओके, तो फ्लक्स के बारे में बताता है और वो कितना होगा। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, एनक्लोज चार्ज, उसका एल्जेब्राइक सम लेने के बाद जो टोटल चार्ज निकल के आएगा उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, अगर वो रखा हुआ है फ्री स्पेस में। और अगर किसी मीडियम में रखा है तो वहां पर फिर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, परमिटिविटी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं ये हम रिकॉल करेंगे सेकंड चैप्टर में, एज वी डिस्कस अर्लियर। ओके, नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, गॉसेस लॉ के बारे में थोड़ा सा देखना है कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ यही एक्सप्रेशन होना चाहिए। और दूसरी चीज ये देखनी है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि हमने बोला था कि उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के काम आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो उसके बाद हम देखें। तो ये फ्लक्स का हमने देख लिया था कि जैसे ये है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया एस, ई डॉट एस जो होगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, क्या करते हैं हम, एक चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई करने वाले हैं, उसका नेट चार्ज निकाल करके हमने ले लिया है। ठीक है, और उसका एक सेंटर ऑफ चार्ज फाइंड आउट कर लिया। सपोज करिए कि वो चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि अगर हम प्लस ले लें, माइनस लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव आ जाएगा बस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इनवर्ड को नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इसकी वजह से हमें निकालना है फ्लक्स। ठीक है, किसी क्लोज्ड सरफेस से, तो सबसे पहले हमें कोई क्लोज सरफेस यहां पर मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल क्या कर रहा है, एक क्लोज्ड सरफेस को भी बता रहा है। तो एक्चुअल में ये स्फीयर है पर आपको दिखेगा सर्कल जैसा क्योंकि हमने 2D स्क्रीन पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये स्फीयर है और इसके सेंटर पे हमने ये चार्ज मान लिया कि ये सेंटर पे रखा हुआ है सर्कल पे, प्लस क्यू। इसका रेडियस हम मान लेते हैं सर्कल का कैपिटल आर। और इस सरफेस से इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स लिंक्ड है वो हम गॉसेस लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, यहां पर फ्लक्स निकाल करके देखते हैं। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट करके देखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या है, ई डॉट डी एस, हमें करना है इंटीग्रल। ठीक है, पूरे सरफेस पे करना है तो हम क्लोज सरफेस पे करना है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक हमें डीएस एलिमेंट लेना पड़ेगा। डीएस एलिमेंट क्या है, सरफेस एरिया एलिमेंट है जो कि हमारा इस गॉसियन सरफेस पे है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल सरफेस एरिया एलिमेंट है। तो नेग्लिजिबल सरफेस एरिया एलिमेंट सपोज करो हमने ये ले लिया, मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि हमने ऐसे लिया है। ओके, अब देखिए जरा, इसका एरिया डीएस है यानी नेग्लिजिबल एरिया है, बट यहां पे हमें शो करना पड़ेगा ताकि हमें दिखे तो सही कम से कम। अगर हम सरफेस एरिया वेक्टर की बात करें तो वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, क्लोज सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड हम लेते हैं सरफेस एरिया वेक्टर। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये किसके बराबर होगा, ये एक्चुअल में डीएस एरिया जो है और ये डायरेक्शन है यहां पर, तो इसको हम एन कैप लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमने यहाँ पे जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हमें एरिया के बारे में है वो हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, जैसे भी लिखना है। दूसरी चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस डीएस एरिया से। उसके बाद ई डॉट डीएस हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर मैं इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड कैसे जारी होगी, ऐसे जारी होगी। ठीक, और देखा जाए तो आपका सरफेस एरिया एलिमेंट भी क्या होगा, ऐसे ही होगा ना। थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है ये, क्योंकि ये फिगर जो है वो परफेक्टली सर्कल नहीं है। ओके, तो देखते हैं।
देखिए ds एरिया वेक्टर जो होगा वो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। फील्ड लाइन भी ऐसे ही पास कर रही होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास फील्ड लाइन भी ऐसे ही पास कर रही है। लेट्स टेक इट लाइक दिस, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो हमें क्या है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं सिर्फ इस इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया पे फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो कितना होगा, वो होगा E डॉट ds, सिंपल। सिर्फ इस इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया पे हम निकाल रहे हैं। अब देखिए जरा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस, ई तो हमें पता है ये है, ds ये है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, अगर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं इस सरफेस एरिया एलिमेंट पे, और थीटा की वैल्यू यहां पर है 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, सिंपल ईडीएस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इतने सरफेस एरिया से हमारा फ्लक्स। लेकिन हमें क्या करना है, पूरे सरफेस से निकालना है कितना फ्लक्स होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इस फ्लक्स को यहां पे जो हमने फाइंड आउट किया है इसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल एक्यूमुलेट होकर के सारा फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अभी सिर्फ इतने से फ्लक्स निकल के आया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या है, ये, ठीक है। और यहां पर भी क्या हो गया, ये हो गया। अब यहां पर ये जो है ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें इस इंटीग्रल को, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सोच करके देखिए, आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितनी आएगी, इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो कितनी आएगी। देखिए सभी पॉइंट की जो दूरी है वो समान है, कैपिटल आर के बराबर, तो हर पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, और कितनी होगी, E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये फील्ड है किसी भी पॉइंट के ऊपर, कहीं पर भी आप निकाल लीजिए इतनी ही फील्ड निकल के आए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल करना है अब सरफेस का इंटीग्रल करना है, इस छोटे से सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करते हुए पूरा सरफेस ले लेना है आपको। तो ये कितना होगा, ये एक्चुअल में पूरा सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये जो है ये सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो इतनी है, ये भी रख देते हैं हम यहाँ पे वैल्यू, के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू बाय आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, ये तीनों टर्म आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है यहाँ पर, क्यू बाय एप्सिलॉन, देखिए जरा। तो इस तरह से अगर आपसे बोला जाता है कि गॉसेस लॉ को प्रूव करो, या अगर आप देखना चाहते हो कि गॉसेस लॉ एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं है, तो हम ये इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट हमें जो है वो ध्यान रखने हैं। एक तो यहाँ पर हमने ये जो प्लस क्यू चार्ज लिया है, एक्चुअल में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नेट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये जो हमने स्फीयर लिया है इसकी शेप या साइज पर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, देखिए जितनी फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं वो थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर आप ज्यादा सरफेस ले लोगे तो ज्यादा लाइंस कट करेंगी, सॉरी, जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, सेम है, जितनी निकल रही है उतनी ही निकलती रहेंगी। तो जो कट कर रही है फील्ड लाइंस वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो फ्लक्स को जो अमाउंट रहेगा वो सेम ही रहेगा, तो इसकी शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करेगा कि फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो यहां पे स्फीयर लेने के बजाय सिलेंडर भी ले सकते थे, उसकी जगह हम क्या ले सकते थे, क्यूब भी ले सकते थे, क्यूबॉइड भी ले सकते थे, या कोई रैंडम फिगर भी ले सकते थे क्लोज्ड। लेकिन हमने स्फीयर यहां पे क्यों लिया है, थोड़ा सा मैथमेटिकल ईज के लिए हमने यहां पे लिया है। ये मैथमेटिक्स तो हमें परफॉर्म करनी ही है जब हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। अगर हम फ्लक्स डायरेक्टली निकालेंगे तो हमें ये मैथमेटिक्स तो परफॉर्म करनी ही है, लेकिन जब शेप या साइज से कोई फर्क पड़ता नहीं है तो हम वो शेप लेंगे ना जो हमारे लिए इजी रहेगी सॉल्व करने में। तो यहां पर देखिए जरा,
अगर मैं यहां पर एक क्यूब ले लूं, चलिए यहां पे मैं ड्रॉ ही कर देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम यहां पर क्या ले लें, एक क्यूब ले लें या क्यूबॉइड ले लें, तो क्या होगा, कोई लाइन इस चार्ज से ऐसे पास कर रही होगी, यानी कुछ 90 डिग्री एंगल बना रही है, कुछ 30 डिग्री एंगल बना रही है, कोई 60 डिग्री एंगल बना रही है। हर फेस से अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो यहां पर देखो जरा, यहां पर अभी जब हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच में हमेशा 0 डिग्री एंगल है। देखो जरा, अगर आपने ये पॉइंट पे डीएस वेक्टर माना होता तो डीएस वेक्टर बाहर जाता और फील्ड लाइन भी तो बाहर ही जा रही होती। तो ई और डीएस क्या होते, हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होते, जिसकी वजह से ये एंगल कितना होता, 0 ही होता। तो ये जो आपने यहां पर इसको ये लिखा हुआ है, ये पूरे सरफेस के लिए ट्रू है। ये एंगल चेंज हो ही नहीं रहा है, इसीलिए तो हमने ऐसे लिख दिया ना। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ सकती थी, लेकिन कॉस थीटा अंदर रह जाता। अब कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, अब थीटा वेरी हो रहा है, और कॉस थीटा वेरिएशन इतना खतरनाक है कि वो इतना गंदा फंक्शन आएगा ना कि उसको इंटीग्रेट करते में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, या फिर हो सकता है हमें दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब वो फिर बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्यूशन, और ये इस तरह से हमने गॉसेस लॉ को प्रूव भी कर लिया है और देख भी लिया कि हाँ ये सही है। तो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी शेप या साइज ले सकते हो, लेकिन लेने से पहले ये बात जरूर ध्यान रखना कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इस तरह से हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, ले तो आप कुछ भी सकते हो, अगर आपने रैंडमली कुछ भी ले लिया हो सकता है आपसे सॉल्व ना। दूसरी चीज, इस सरफेस को, क्लोज सरफेस को, हमने शायद लास्ट क्लास में भी बोला था, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इसको हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, और ये क्या होता है, ये कि इमेजिनरी सरफेस है। हमने क्या करा, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सराउंडिंग में क्लोज सरफेस एज्यूम कर लिया, इमेजिन कर लिया, और उसको बोल दिया ये गॉसियन सरफेस है। और अब उस पर गॉसियस लॉ लगा करके हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि गॉसियन सरफेस कभी भी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं करता, कंटिन्यूअस चार्ज से पास कर सकता है। डिस्क्रीट जैसे कि जो डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि पॉइंट चार्ज हो गया हमारा, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो किसी पॉइंट चार्ज से पास नहीं कर सकता। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिनमें चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि हमने 3 पढ़े थे लास्ट क्लास में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनमें से किसी से भी गॉसेस लॉ या गॉसियन सरफेस जो है वो पास कर सकता है, लेकिन डिस्क्रीट से नहीं पास कर सकता। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स जो है हमें ध्यान रखने हैं गॉसेस लॉ के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें आना है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे सबसे पहले तो हम सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस, कि अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसा माने। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसा गॉसियन सरफेस हमें मानना चाहिए, अगर वॉल्यूम है तो कैसा मानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को। तो अब हम हेडिंग जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। देखिए, अगर हमें ये सिलेक्ट करना आ जाता है कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा विद लॉजिक, तो एक्चुअल में गॉसेस लॉ में कुछ है ही नहीं। फिर तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व करके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, और ये एप्लीकेशन, ये डेरिवेशन भी रटने की जरूरत नहीं है। एक एक मिनट में आप पूरा डेरिवेशन रिवाइज कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो 2 मिनट में डेरिवेशन, बस डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। ओके, कि हमें ये समझने में कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा पहले मैथमेटिकली इसका बेसिक देख लेते हैं, देन वी विल सी कि कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, फ्लक्स तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ही, तो हमें करना क्या है, बस नेट चार्ज कितना एनक्लोज है वो निकाल लेना, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, हो गया काम। ठीक है, तो फिर हमें गॉसियन सरफेस सिलेक्ट ही क्यों करना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअल में तो हमें ये यूज करना है रिलेशन, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली, ठीक है। इस पार्ट की हम बात करते हैं। ये क्या है, ये एक नेग्लिजिबल एलिमेंट है गॉसियन सरफेस पे, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। और ये देखो इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो सेम चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाई इज सॉरी फाई नहीं, इंटीग्रल लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपने इस इंटीग्रल को आसान बनाना है बस। और इसको आसान बनाने के लिए जो गॉसियन सरफेस हमें मदद करेगा हम वो चूज कर लेंगे, सिंपल। अब देखो, सॉरी यहां पे ना वेक्टर्स का साइन नहीं आएगा, वेक्टर का साइन नहीं आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, वेक्टर का साइन कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में बहुत केयरफुल रहना है। हमें मार्क्स भले से मिल जाते हो, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते होते। जब हम टेस्ट चेक करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे सोच तो सही रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। जब वो सॉल्यूशन लिखने बैठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे वेक्टर का साइन यूज होगा कि नहीं होगा। वो इस वजह से होता है कि वेक्टर की नॉलेज ठीक से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट को फॉर्मूला लगा दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स आते हैं, कॉस थीटा आता है। सोच के देखो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आएगा। इसकी तो बात करनी नहीं है, सिर्फ इसकी बात करनी है। देखते हैं जरा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आएगा। या तो cos थीटा की वैल्यू फिक्स हो जाए, अगर cos थीटा की वैल्यू फिक्स हो जाए, चाहे ये 0 हो जाए, चाहे ये 1 हो जाए, चाहे हाफ हो जाए, चाहे 0.3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिक्स तो हो जाए। अगर फिक्स हो गया तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो cos थीटा को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वेरिएबल हुआ तो फिर इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो तो उसको बाहर लिया जा सकता है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आपको फंक्शन मानना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा एस के रिस्पेक्ट में, ये हमें करना पड़ेगा। तो बेस्ट हमारे लिए ये है कि थीटा जो हो जाए वो कांस्टेंट हो जाए। अगर कॉस थीटा फिक्स करना है तो मतलब थीटा फिक्स करना है, थीटा फिक्स हो जाए, थीटा चेंज ना, इस तरह से। और हो सके तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, कम से कम इतना तो हो ही जाए कि थीटा तो फिक्स हो जाए, ठीक है। तो हम गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते वक्त यही देखेंगे कि थीटा जो है वो फिक्स हो जाए। अब थीटा फिक्स करने का मतलब क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें फिक्स करना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर ये दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ही नहीं ड्रॉ करना आता तो कैसे एंगल निकालेंगे, कैसे चूज करेंगे उसको, गॉसियन सरफेस को। तो वहां पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहला काम क्या हो गया हमारे पास इतने डिस्कशन के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करना है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए सबसे पहला काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रॉ करना। दूसरी चीज सरफेस वेक्टर चूज करके देखना कि एंगल कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी के अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे कि हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी द प्रोसीजर, दिस इज वेरी सिंपल। तो सपोज कीजिए मैंने ले लिया एक वायर, चार्ज्ड वायर जिसका रेडियस नेग्लिजिबल है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी लेंथ है इनफाइनाइट। देखिए बुक में अब तक आप पढ़ चुके होंगे वैसे भी कि हमें जो ये कैलकुलेशन करनी है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए करनी है। पर क्या किसी ने अकल लगाई कि इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों लिया है, नहीं लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक तो हमें ये देखना है कि इनफाइनाइटली चार्ज, इनफाइनाइट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, ठीक है, जिसकी जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, लेमडा। तो एक चीज ये गिवन है, दूसरी चीज ये गिवन है ऑलरेडी, तीसरी चीज भी गिवन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर वायर से। सपोज करो आर दूरी पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो,
तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये भी गिवन है कि इससे आर दूरी पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना है। जब भी हमें कोई डेरिवेशन करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सबसे पहली दो चीजें क्या है, क्या तो डेटा हमें गिवन है और क्या निकालना है। तीसरा, वो सिचुएशन हमें समझ में आ जाए कि उसने दी क्या है। अगर हम सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ गिवन डेटा को किसी फॉर्मूले में पुट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी या जब भी थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम दी जाएगी, आपसे नहीं होगा सॉल्व, मोस्ट लाइकली नहीं होगा सॉल्व। अगर आपने सिर्फ यही प्रैक्टिस की है कि बस किसी डेटा को उठा करके किसी तरह से फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालें, तो हो सकता है आपसे प्रॉब्लम्स ना हो और 100 मार्क्स आपके कभी आ नहीं सकते। सीबीएसई में भी नहीं आ सकते, एंट्रेंस तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए ठीक है, सो दिस इज द थिंग्स विच आर गिवन टू अस, और ये हमें निकालना है। तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो, तभी तो हम गॉसियन सरफेस लेंगे और उस पे डीएस वेक्टर लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, वहां पर हमने थोड़ा सा लिख लिया है, तो इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूं। थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये ऊपर से भी बढ़ रहा है और नीचे से भी बढ़ रहा है। ठीक है, सोच के देखिए जरा, अगर ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है तो किसी पॉइंट पर पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं। ठीक है, सोच के देखिए, अगर ये पॉइंट पी पर निकालना चाहते हैं, इसका हर इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है और उससे उससे इस पर कुछ फील्ड होगी। हम क्या करते हैं, ऐसा ही एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, ये। ठीक है, ये डीएल लेंथ हमने यहां पर मान ली, सपोज करो। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देख रहे हैं, अभी तो हम गॉसेस लॉ तो लगा ही नहीं रहे, बाद में लगाएंगे। तो इस ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड यहां 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 पॉइंट चार्ज की तरह रहेगा ना। तो इससे जो फील्ड होगी पी पॉइंट से ऐसे जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, सिंपली हम सोच सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कितना दूर है, आर दूरी पर है। नेक्स्ट जो है, अगर आपने इतना डिस्टेंस ऊपर पे एलिमेंट एज्यूम किया है, तो एक दूसरा एलिमेंट और हम लेंगे जो इतना ही नीचे हो। क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे फील्ड जो होगी वो ये हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है, देख लीजिए। और अगर आप इन दोनों की वजह से नेट फील्ड निकालोगे, तो देखो जरा, इसकी वजह से, इसको E1 बोल देते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं वाइट, इसको हम E1 बोल देते हैं। तो E1 को जब आप रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक ये आएगा। ठीक है, अगर आप E2 को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक ऐसे। ठीक है, ये दोनों दूरी समान है, ये दूरी समान है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड समान है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, अदरवाइज तो हमें अलग अलग होता। तो ये जो कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देख लीजिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ रही है ना इन दोनों की वजह से। अब सोच के देखिए, अगर इसकी वजह से निकालेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगी डायरेक्शन। अगर आप ऊपर कोई एलिमेंट ले रहे हैं उससे ऐसे जाएगा, तो नीचे उतना ही नीचे कोई भी एलिमेंट लेंगे तो फिर से इधर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितना ऊपर अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, ऐसा ही कॉरस्पॉन्डिंग नीचे एलिमेंट ले लेंगे तो फील्ड आपको पता चल जाएगा इसी डायरेक्शन में आ रही है। और बीच में ये वाला जो पॉइंट बचा, इसकी वजह से फील्ड ऐसे जाएगी, तो ओवरऑल फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई, ऐसे हो गई। ऐसे ही अगर आपने यहां पर कोई भी पॉइंट ले लिया तो सबसे फील्ड ऐसी आएगी, सबसे तो फील्ड ऐसे ही आएगी ना। अगर हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया तो फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है, अब ये जो है ये 2D फिगर थोड़ी है, ये तो 3D फिगर है। ठीक है, तो ये जो है ये 3D फिगर है। तो हर उस, अगर यहां पे एक सर्कल आपने मान लिया, यहां पर एक सर्कल आपने मान लिया ऐसे, तो उस सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर जा रही होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। यानी रेडियली आउटवर्ड मतलब रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी सबसे। ठीक है,
यहां पर भी अगर कोई पॉइंट है सेंटर मानते हुए अगर आपने यहां पे ड्रॉ कर दिया तो यहां पर भी रेडियली आउटवर्ड होगी। इसको मैं आपको एक डायग्राम की मदद से शो कर देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए जरा, ये जो फिगर है इस पे ध्यान दीजिए। ये जो है ये हमारा वायर है, इन्फाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसके सराउंडिंग में हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल फिगर मान रखी है, मान सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर कि फील्ड जो है, ठीक है, तो यहां पर ओके सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड ऐसे ऐसे फील्ड जा रही है हमेशा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब तो विजुअलाइज कर सकते हैं, अब तो हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे जा रही है फील्ड, ठीक है। ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से बाहर निकल रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड हमेशा ऐसे जा रही है, ये हमें क्लियर हो। लेकिन यूनिफॉर्म चार्ज क्यों लिया है, ताकि हर पॉइंट की वजह से जो भी हमने लिया था, ठीक है, अभी जो हमने लिया था, अभी हमने जो यहां पे लिया था, ये पॉइंट ले रहे हो चाहे ये पॉइंट ले रहे हो, मतलब इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ ले रहे हो, सबकी वजह से क्या होना चाहिए, ये चार्ज यहां पर इक्वल होना चाहिए। नहीं तो जब इस पॉइंट पे निकालोगे, हो सकता है अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा बड़ा वेक्टर बन जाएगा, ये छोटा सा वेक्टर बन जाएगा, तो फिर ये बराबर नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया, चार्ज क्यों लिया है। दूसरी चीज, इन्फिनिटली लॉन्ग क्यों लिया है, क्योंकि देखो जरा, अगर यहां पर देखो, इसके ऊपर यहां पर तुमने एलिमेंट लिया, सपोज करो एक, ये जो है, अब हम फाइनाइट लेंथ का मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा फाइनाइट लेंथ का हो गया। तो अगर हमने ये आर दूरी पर एक पॉइंट लिया है पी, तो यहां पर अगर आपने मान लिया कोई पॉइंट, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको नीचे पॉइंट मिल गया। लेकिन यहां पर जो आपने एलिमेंट माना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहां पे मिल गया। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ऊपर एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, उतना तो लंबा ये वायर ही नहीं है। जब आप यहां पर निकालोगे तो फिर क्या होगा, इन ऊपर इतनी लेंथ की वजह से और इतनी लेंथ नीचे की वजह से तो फील्ड इधर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। लेकिन ये जो बची हुई लेंथ है, इसकी वजह से तो इसी तरफ होगी, अल्टीमेटली जो फील्ड वेक्टर आएगा वो तो इस तरफ आ जाएगा ना। और अलग अलग पॉइंट पे जो होगा फील्ड वेक्टर, वो उसकी डायरेक्शन अलग बदल जाएगी। तो जो ये डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, जैसे अभी हमने देखा। अब अगर ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो इसको फाइंड आउट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। करेंगे हम इसे भी, लेकिन अभी फिलहाल हमें नहीं करना है। एप्लीकेशन जो बुक में दी हुई है उसमें ये नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया है। अब ऐसे केस में देखिए जरा, हमें गॉसियन सरफेस क्या चूज करना चाहिए। देखिए यहां पे जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो सारी क्या हैं, रेडियली आउटवर्ड हैं, एक कर्ड सरफेस के। व्हाट अबाउट दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, जो कि यहां पे डिस्क की फॉर्म में है, उनसे कोई फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही है, ठीक है, उनसे कोई फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही है, सारी की सारी रेडियली आउटवर्ड है। तो ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, क्या ये बेस्ट नहीं रहेगा यहां पर, सोच के देखिए। अगर आपने यहां पे ये सरफेस माना है तो इसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइन होगी और एरिया वेक्टर भी इसी के परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट पर देखिए, फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, रेडियली आउटवर्ड ही तो परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट पर देखिए, जैसे ये फील्ड लाइन जा रही है वैसे ही एरिया वेक्टर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस सरफेस की बात करें तो ये पूरा सरफेस फिक्स्ड है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और हमेशा हमेशा फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है, टेंजेंशियल जा रही है, सरफेस से टच करते हुए जा रही है, और जो हमारा एरिया वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड है। लेकिन जब भी देखोगे फील्ड ऐसे ही जा रही होगी और एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, तो एंगल तो फिक्स है ना, 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरे सरफेस पे, तो इस पूरे कर्व्ड सरफेस पे भी एंगल फिक्स, यहां पे भी एंगल फिक्स और पीछे भी एंगल फिक्स, हर जगह पे एंगल फिक्स हो गया। इस पूरे क्लोज्ड सरफेस को 3 सरफेस में ब्रेक करके तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखिए, हमें इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है क्लोज सरफेस से, तो जितना इससे फ्लक्स है और जितना पीछे वाले सरफेस से फ्लक्स है, उन सब का अलजेब्राइक सम कर दीजिए आप, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो 3 पार्ट में डिवाइड करके तो इंटीग्रल को हम निकाल ही सकते हैं ना, उसमें तो दिक्कत क्या है हमें। और तीनों पार्ट जो आप करेंगे उनमें एंगल कांस्टेंट आएगा, तो इंटीग्रल बहुत ही इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है।
एक्चुअल में थियरी ये है इसके पीछे की, बाकी तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, बाकी तो ये सिर्फ 5 मिनट का खेल है। ठीक है, अब देखिए जरा आप सिंपली हम कितनी आसानी से, कितनी ईज से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, वापस से हम ड्रॉ करेंगे और देखिए 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में हम इसको डिराइव करते हैं। ये हमने क्या माना, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मान लिया, इस पे चार्ज है कुछ, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। गॉसियन सरफेस कैसा मानना है, सिलिंड्रिकल मानना है, पता चल गया है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने यहां पर ले लिया है। चाहो तो आप समझ सकते हो, यहां पर अगर आप ऐसे कोई एरिया एलिमेंट लोगे तो ये फील्ड हमेशा ऐसे जा रही होगी बाहर की तरफ, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे करके जा रही होगी। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर अगर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने इससे पास करता हुआ सिलिंड्रिकल सरफेस मान लिया है, जो कि कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो इस सर्कल का रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया, वो भी आर हो गया। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर आप मानेंगे ये एक डेफिनेट लेंथ का हम मानेंगे, ठीक है, तभी तो क्लोज कर सकता है ना। एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर को क्या एक फाइनाइट सिलेंडर कभी अनक्लोज कर सकता है, या कोई भी चीज अनक्लोज कर सकती है इन्फिनिट चीज को, नहीं कर सकती। तो हमने यहां पे क्या किया है, एक एल लेंथ का सिलेंडर मान लिया है, तो इस लेंथ को हमने बोला एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फील्ड निकालना है। अब यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए ये जो वेक्टर हमने माना एरिया वेक्टर, ये जाएगा ऐसे डीएस, यहां पर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर डीएस वेक्टर जाएगा ऐसे, और यहां पर अगर आप कोई भी वेक्टर लोगे तो उस पर डीएस वेक्टर ऐसे जाएगा। ठीक है, इन सरफेसेस को नाम दे देते हैं हम 1, 2 और 3। कर्ड सरफेस को हमने 2 बोल दिया, ये ऊपर वाला टॉप वाला सरफेस 1 हो गया, बॉटम वाला 3 हो गया। करना क्या है, गॉसेस लॉ लगाना है। गॉसेस लॉ क्या कहता है, मैंने आपको बोला था इस फॉर्म में आपको इसको यूज करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा E डॉट डी एस, इट शुड बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है सबसे पहले तो वो देख लो। यूनिट लेंथ का चार्ज कितना दिया हुआ है, लेमडा, जैसा कि मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, और कितनी लेंथ इसके अंदर इंक्लूडेड है, एल लेंथ वायर की इंक्लूडेड है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, यूनिट लेंथ का लेमडा, एल लेंथ इंक्लूडेड है, तो लेमडा एल चार्ज हो गया इसके अंदर, और एप्सिलॉन नॉट। ओके, जो राइट हैंड साइड तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो गई, इसीलिए हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा था क्या होती है, नहीं तो जरूरत क्या थी। नेक्स्ट यहां पर देखो, इस इंटीग्रल को मैं 3 सरफेस इंटीग्रल में कर सकता हूं। इंटीग्रल अलोंग सरफेस 1, ठीक है, प्लस इंटीग्रल अलोंग, सेम इंटीग्रल अलोंग सरफेस 2, प्लस इंटीग्रल अलोंग सरफेस 3। इसको S3 बोल दो, इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, एक ही बात है, या 1 2 3 लिख दो, डजेंट मैटर। यहां पे देखो 1 और 3 में देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऐसे, ये शो कर देना जिस पॉइंट पर आपने बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों के लिए cos 90 आ जाएगा पूरे सरफेस के लिए। तो इस इंटीग्रल को जब तुम खोलोगे तो ई डी एस कॉस 90 लिखोगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे, ई डी एस कॉस 90 इंटीग्रल S1 प्लस ई डी एस कॉस 90 इंटीग्रल S3 के लिए। ठीक है, 3 और 1 पहले लिख दिया मैंने, यहां पे दोनों का एंगल पता चल गया ना। इसमें देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहां जा रही होगी, ऐसी तो जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। कोई भी पॉइंट उठा करके देख लो, यहां पर भी सेम रहेगा एंगल 0 डिग्री, या पूरे कर्व सरफेस पे एरिया पे कोई भी पॉइंट उठा के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर का जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। तो इस इंटीग्रल को अगर हम लिखे तो वो कितना आ जाएगा, ई डी एस, यहां पे कितना है S2 कॉस 0 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, ये लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, अब यहां पर देखिए जरा, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, क्यों? cos 90 जीरो होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास बचा क्या? ई डी एस लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है? S2। अब देखो, हर पॉइंट जो इस सिलेंडर पे है, हर पॉइंट जो इस सिलेंडर पे है, वो इससे, इस लीनियर चार्ज एलिमेंट से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा सेम। दैट मींस ये क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया जा सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया? E कितना हो गया? ये तो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ds को इंटीग्रेट करना है S2 पे। ये कितना सरफेस एरिया होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 10th क्लास में हमने पढ़ा है सिलेंडर का, कितना होता है? 2 पाई आर, ये हो गया पेरीमीटर, और L हाइट हो गई इसकी, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पे E इंटू 2 पाई आर एल लिख देंगे, और ये हो जाएगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, बस अब तो हो गया। यहाँ पे देखिए जरा, L से L कैंसिल हो गया, E कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम ऐसे लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट को पाई के साथ साथ लिख देते हैं। ठीक है, E इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हियर 1 अपॉन आर। ओके, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें पता है। चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फील्ड के। देखिए यहाँ पे यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज ज्यादा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर इससे यहां पर लोगे तो दूरी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, पास में लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो वायर के जितना पास उतनी ज्यादा फील्ड, जितना दूर उतनी कम फील्ड। इसका हम पैटर्न भी ड्रॉ करेंगे बाद में, इकट्ठे ड्रॉ करेंगे सभी का। ये थोड़ा सा लेकिन आपको रिलेशन ये याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी ये। तो अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला का डायरेक्शन लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सरफेस एरिया वेक्टर को यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ds जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ds टाइम्स n कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में तो थी, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर टाइम्स एन कैप। ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर एक्सप्रेशन सिंपली। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाती है अगर हमें इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करना है अगर पता है। हमें ये तो पता होता है कि इंटीग्रल में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें हम दिमाग नहीं लगाते कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट क्यों नहीं बना लेते, या है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कौन सा फंक्शन रखना है उसका, अगर है तो क्या करना है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ भी तो दिमाग लगानी पड़ेंगी ना। मैथ्स में क्या होता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, तो वो ईजी हो जाता है सॉल्व करना आपके लिए। लेकिन फिजिक्स में क्या होगा, आपको सिचुएशन रीड करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से खुद फिगर आउट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एंड दैट इज इनफाइनाइटली चार्ज शीट। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट हमें ले लेनी है। ठीक है, ये हमने लिया है, ये ऐसे ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है दोनों डायरेक्शन में, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ भी बढ़ रही है। अब ये शीट है कैसी? शीट तो ऐसी है, ये शीट तो ऐसी है ये। ठीक है, लेकिन इस पे ड्रॉ नहीं कर सकते ना ऐसी शीट को, तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर। फिर से इस पे चार्ज जो है हम पॉजिटिव ले लेते हैं, दैट डजंट मैटर। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर पॉइंट पे, हर इन्फाइनाइटली स्मॉल एरिया पे आपको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर हम किसी पॉइंट पे, बाहर किसी पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे ऐसे अवे ही आ रही हो। सेम रीजन है, देखिए एक लाइन ऐसे हो गई है, ठीक है,
और एक लाइन ऐसे हो गई है। यहाँ पे एलिमेंट ले लो तो भी फील्ड ऐसे आ जाएगी, क्योंकि ऐसे और ऐसे फील्ड जा रही है, तब भी इसी डायरेक्शन के लॉन्ग। ऐसे और ऐसे लोगे तो भी यहीं आएगी। अगर एक लाइन ऐसे ले लिया तो भी फील्ड ऐसे और ऐसे जा रही होगी। अल्टीमेटली फील्ड जो होगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी। तो फील्ड, अगर फील्ड का पैटर्न हम इसका ड्रॉ करना चाहें तो फील्ड का पैटर्न इसका कैसे ड्रॉ होगा? बिल्कुल पैरेलल लाइंस, जैसे हमने फ्लक्स के लिए देखा था डायग्राम, बिल्कुल वैसा होगा यहाँ। एक बार मैं दिखा देता हूँ तो देख लेते हैं हम, हमारे पास है क्या स्लाइड। या तो ये वाली स्लाइड देखते हैं। देखिए जरा, ऐसा होगा कुछ पैटर्न। इसको नहीं देखना है, सिर्फ इस पार्ट को देखो। इसको इनफाइनाइट शीट एज्यूम कर लीजिए और इससे परपेंडिकुलरली फील्ड ऐसे निकल रही है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ये यहां से भी पॉजिटिवली चार्ज है, पीछे से भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो फील्ड लाइंस यहां से भी ऐसे जा रही होंगी और पीछे से भी ऐसे जा रही है। ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन ये डायग्राम हम बस यूज कर रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ये वाली फील्ड लाइंस हो। ये डायग्राम्स हम यूज कर रहे हैं उसको समझने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट को। ओके, अब ऐसे में देखिए फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो एरिया वेक्टर सिर्फ ऐसे आ जाए या फिर उसके परपेंडिकुलर आ जाए तो बेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? या तो हम एक पैरेलल पाइप यानी कि एक क्यूबॉइड एज्यूम कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पे दो फेसेस आ जाएंगे, दो टॉप और बॉटम के फेसेस हो जाएंगे, दो फ्रंट और बैक के हो जाएंगे। तो फ्रंट और बैक से तो पैरेलल जाएगा सरफेस से, तो मतलब सरफेस एरिया वेक्टर के तो परपेंडिकुलर चली जाएंगी। लेकिन सिर्फ इन दोनों सरफेस की अगर हम बात करें, जो कि बुक में भी दिया हुआ है, वो डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों सरफेस की अगर हम बात करें तो इनसे क्या होगा? इनसे फील्ड परपेंडिकुलरली पास करेगी। लेकिन पैरेलल पाइप्ड के हमारे पास 6 सरफेस होते हैं, तो आपका जो सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करके आपको शो करना चाहिए फिर कायदे में। ठीक है, और उसको थोड़ा सा ड्रॉ करने में भी दिक्कत होगी। हमारे पास सिंपलेस्ट वे क्या है? हम ये डायग्राम यूज कर सकते हैं। देखिए, तो हम ये यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शीट अब हमने ऐसे लेने की बजाय ऐसे ले लिए। ठीक है, ऐसे ले लिया शीट हमने, इससे फील्ड लाइंस ऊपर और नीचे जा रही है। हमने सिलिंड्रिकल भी मान लेंगे तो एक ही बात है, क्योंकि सिलिंड्रिकल पे क्या फायदा है आपको? आप कोई भी एरिया वेक्टर लोगे, सरफेस एरिया वेक्टर लोगे, वो हमेशा क्या होगा? रेडियल होगा। और रेडियल जो होगा ना, देखिए रेडियल जो होगा ना यहाँ पर, वो फील्ड ऐसे जा रही है ना, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जो सब है एरिया वेक्टर, वो इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहां पर हम S1, S2 और S3 में डिवाइड कर सकते हैं। S3 कर्ड सरफेस हो गया हमारा, S1 टॉप का डिस्क हो गया और S2 बॉटम का डिस्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? गॉसेस लॉ लगाना है। ये क्यों चूज किया है समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के क्या हो, या तो परपेंडिकुलर हो जाए या पैरेलल हो जाए, या कोई और एक डेफिनेट एंगल बना ले। डेफिनेट एंगल बनाने में कोई फिगर हमें मिलेगी नहीं, तो ये हमने बेस्ट यहाँ पे चूज कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, फिर से सेम फॉर्मूला ही तो लगेगा ना। हमें क्या करना है? फ्लक्स फाइंड आउट करना है क्लोज्ड सरफेस, जो कि गॉसियन सरफेस होगा हमारा, उससे, और वो किसके बराबर होगा? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमें और क्या गिवन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है सिग्मा। देखिए, इसको मैं क्या कर सकता हूं? अब 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 3, और इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए जब हम यहाँ पे सिलेंडर मानेंगे तो फिर से हमें एक फाइनाइट सिलेंडर मानना है। ठीक है, और एक वो फाइनाइट, देखिए गॉसियन सरफेस हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से गॉसियन सरफेस पास कर सकता है, अलाउ है। तो हमने ऐसे ही माना है कि इससे पास करते हुए मान लिया। ठीक है, इसका जो ये एरिया है, सरफेस एरिया है, इसको हमने बोला एस, और ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा उस केस में? एस हो जाएगा। तो S1 जो है वो इक्वल टू एस इक्वल टू S2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर
इसको DS1 और DS2 लिख लीजिए आप चाहे तो बेहतर रहेगा, और यहाँ पे S3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर कितना कितना सरफेस इंक्लूड है? एस सरफेस इंक्लूड है चार्ज शीट का। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है यूनिट सरफेस की, यूनिट सरफेस एरिया पे सिग्मा चार्ज है, तो एस सरफेस एरिया पे कितना चार्ज होगा? सिग्मा एस। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी DS3, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो तो परपेंडिकुलर हैं इसके। ठीक है, तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है DS3 पे? यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों में 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? EDS1 cos 0, EDS1 S2 cos 2 के साथ 0 डिग्री, EDS cos 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है S। ठीक है, सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है। ये क्वांटिटी 1, ये 1, ये 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, इसमें तो हमें टेंशन होनी ही नहीं चाहिए कोई भी। इन दोनों की बात करें तो ये क्या रह जाएगा? EDS1 S1 प्लस EDS2 S2 इक्वल टू सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पे, देखो शीट से समान दूरी पर है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर इस इंटीग्रल में कांस्टेंट है, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया जा सकता है बाहर। तो जब हम दोनों को बाहर ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? EDS1 S1 प्लस EDS2 S2 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? S1 का सरफेस एरिया पूरा कितना? ये कितना है? S। ये क्या हो गया? ये नीचे वाला सरफेस एरिया हो गया, वो कितना है? S है। ठीक है, तो ये E इंटू एस प्लस E इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, सो ये क्या हो जाएगा? ES प्लस ES। क्यों? क्योंकि ये भी S के बस समान है और ये भी X के बराबर है, इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से S कॉमन लेंगे, S से S कैंसिल हो जाएगा और E प्लस E 2E हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइनली लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर से वेक्टर क्वांटिटी है यहां पर, इन दोनों के पास अगर आपने एरिया वेक्टर n कैप लिया है तो यहाँ पे n कैप लगा करके आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना लेकिन वो टॉप वाले सरफेसेस, डिस्क वाले सरफेसेस से पैरेलल है n वेक्टर, ये ध्यान रखना फिर हमें। ठीक है, एक बहुत ही कमाल की चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मतलब एक और नई चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, देख लीजिए यहाँ पे, देखो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज सिग्मा, चार्ज अगर इस पे वेरी कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर ही जाएगी, हमें पता ही है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल आपको दिखेगी कि डिस्टेंस के साथ कम होती चली जाती है, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाती है। ठीक है, जैसे सिंगल चार्ज पार्टिकल से हमने निकाला था तो KQ/R² था, अभी हमने पीछे केस में निकाला था तो लैम्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट R था, तो वहां पे भी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पे R तो है ही नहीं, मतलब R नहीं है, मतलब R से इंडिपेंडेंट है, R से इसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब R क्या है? डिस्टेंस है। तो इसका मतलब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पर नाप लो, चाहे यहां पर नाप लो, चाहे यहां पर निकाल लो, चाहे यहां पर निकाल लो, यहां 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 कहीं भी निकाल लो, इससे इस पूरी इन्फिनिट शीट से कि फ्रंट में किसी भी पॉइंट से आप निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अगर ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अवर यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट शीट। ठीक है, आपने खुद ही नोटिस कर लिया होगा ये बात कि इसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है,
ये तो आसान है, गॉसियन सरफेस चूज करना। और क्यों चूज करा है, कैसे चूज करा है, अगर ये पता है बैकग्राउंड में, तो ये कैलकुलेशन भी आसान है, फिर आपको रटने का काम ही नहीं है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। एक लास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, दैट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं अब क्या हो सकता है आपको। वॉल्यूम तो हमारे सिलेबस से कट गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल्यूम के लिए तो कट ही गया है। लेकिन ये जो स्फीयर, ये जो सरफेस हमने लिया है, हो सकता है ये शीट ना होकर के क्या हो सकता है, एक स्फेरिकल सरफेस हो सकता है। अब स्फेरिकल सरफेस, ये देखिए अंदर वाला जो स्फीयर दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये चार्ज सरफेस है, पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है ये अंदर वाला जो है। इससे फील्ड निकल रही है, देखिए ये कहाँ आ रहा है आपकी तरफ बाहर, ऐसे ही अंदर की तरफ, ऐसे ही यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर इसके लिए गॉसियन सरफेस चूज करना है ना, तो स्फेरिकल ही चूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी और वो भी क्या, रेडियल, और सरफेस एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, सरफेस एरिया वेक्टर भी रेडियल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खेल तो सिर्फ इसी चीज का है कि आपने गॉसियन सरफेस क्या सिलेक्ट किया, और वो सही से आप सिलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वही आपकी मदद करेगा डेरिवेशन कराने में। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो डेरिवेशन आपको रटना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। और अगर इस पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है, तो वो भी आप फिर राम भरोसे है, हो नहीं हो कुछ नहीं पता, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है। हमने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला याद किया है, तो अगर डेटा अगर फिट होता है तो निकल जाएगा आंसर, नहीं तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता है, तो कोई नई प्रॉब्लम भी आपको घुमा फिरा के दे दी जाए तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लिए हमने। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, और इसका रेडियस हमने मान लिया है, सपोज कीजिए कैपिटल आर। ठीक है, ओके 4 मिनट्स। हाँ, ठीक है। तो अभी हम इसका सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, 5 to 10 मिनट्स लगने वाली है। देखिए जरा, तो यहां पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट क्या होता है, पॉइंट यहां पर भी तो हो सकता है। ठीक है, पॉइंट यहां सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी पड़ सकती है। यहां पर अंदर भी तो हो सकता है ना पॉइंट, या फिर बाहर भी तो कोई पॉइंट हो सकता है। हमें बतानी है किसी भी पॉइंट पर, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अंदर के किसी पॉइंट पे आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अंदर मान लेंगे। ठीक है, बाहर के किसी पॉइंट इससे निकालनी है तो स्फीयर बाहर मान लेंगे। जब अंदर मानेंगे तो अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उससे गॉसेस लॉ लग जाएगा, और इससे कितनी फील्ड पास कर रही है वो हम निकाल के दिखा देंगे, फ्लक्स। ऐसे बाहर के लिए बाहर गॉसियन सरफेस मान लिया, या सरफेस है तो उसके भी बाहर मान सकते हैं, उसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अंदर जब आप देखेंगे फर्स्ट सरफेस से, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। तो फर्स्ट केस की जब हम बात करेंगे, जब हम गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो लेस देन कैपिटल आर है, तो यहाँ पे कोई चार्ज एनक्लोज है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज तो इसके सरफेस पर रिसाइड कर रहा है। तो चार्ज एनक्लोज जीरो है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से क्यू जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो फ्लक्स जीरो हो गया। अब फ्लक्स जीरो हो गया तो ई डॉट डी एस इंटीग्रल ये जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अब गॉश ये क्या है, एक सरफेस एरिया एलिमेंट गॉसियन सरफेस पे, उसके अलोंग इंटीग्रल करना है। तो क्या गॉसियन सरफेस हमने माना है कि नहीं माना है? माना है ना, ये थोड़ी जीरो है। अगर ये जीरो नहीं है तो ये जीरो होगा, क्योंकि दो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो केवल तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक जीरो हो। ये तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब अगर कोई चार्ज स्फेरिकल शेल दे दी जाए, अंदर कुछ नहीं है, तो यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। बाहर के लिए हम नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम पिछले सालों में आए हुए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ बुक की प्रॉब्लम देखेंगे। 1 से 2 क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।